हेलो एंड वेलकम टू जीएस क्लैरिटी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस क्लैरिटी में। सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट केसेस की हम चर्चा कर रहे हैं। हमने केशवानंदा भारती केस के बारे में चर्चा किया था, इसके मेजर पॉइंट की डिस्कशंस किए थे और हमने बात किया कि किस तरह इंडिया के जुडिशरी सिस्टम में पहली बार डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आता है। कोर्ट कहती है पार्लियामेंट से कि फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को वैलिड बताती है कोर्ट। लेकिन उन्होंने एक कॉन्सेप्ट, एक बाउंड्री तय करती है कि पार्लियामेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशंस की जो कोर चीज़ें होती है उसका वॉयलेशंस नहीं कर सकती है। और इसको चेक करने का पावर कि वेदर ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेशंस है या नहीं है, वो कोर्ट अपने पास इसका पावर रख ले। तो केशवानंदा भारती केस के जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का मामला था, इसके क्या फीचर हैं, क्या क्रिटिसिज्म है, आज अपने वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे। और कुछ एक दो केस और इसके बाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो फीचर्स की बात करेंगे तो फीचर्स में कुछ मेजर पॉइंट की मैं डिस्कशन करूंगा। जो हम देखेंगे कि 1951 पहला संविधान संशोधन से लेके 1973 तक के बीच में जो जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट का जो डिस्प्यूट रहा, कहीं ना कहीं उसके बीच एक बैलेंस इस्टेब्लिश हो जाता है इस केस के थ्रू। दूसरा कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट रहा, आर्टिकल 13 का कॉन्सेप्ट रहा, उसको थोड़ा सा और पावरफुल, थोड़ा सा स्ट्रेंथेंड हो जाती है। और जुडिशरी का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा कि कहीं ना कहीं सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा संविधान हमारा। तो इस कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं फॉलो करती है जुडिशरी है। अब इन सब फीचर्स को कहीं ना कहीं एक दूसरा पहलू में क्रिटिक्स के रूप में भी लिया गया। वो क्रिटिक्स किस तरह से, उन लोगों का आर्ग्यूमेंट क्या था, क्रिटिसिज्म्स करने वालों का, पहले उनको देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कोर्ट के द्वारा दिया गया वो एक सब्जेक्टिव है। कोर्ट ने इस बात को डिटेल में नहीं बताया गया कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती है। वेग है, पूरा क्लियर कट नहीं किया गया इसमें। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बायस्ड है, जुडिशरी के पावर को ज़्यादा इसमें पावरफुल बनाती है। जुडिशल रिव्यू के थ्रू जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। ट्राइनी ऑफ अनइलेक्टेड, ये क्या चीज़ है? जैसे हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल अपना रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं पार्लियामेंट। एक एग्जांपल से समझिए कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को संसद में भेजते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं, एमपी। तो अगर देश के लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ चेंजेस को चाहें कि हम इस कुछ चेंज लाना चाहते हैं अपने संविधान में, और कोर्ट उसको कहती है कि नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है, तो इस बीच में क्या होगा? यानी लोग, अगर किसी देश की जनता अपने संविधान को सच में चेंज करना चाहे लेकिन जुडिशरी उसको रोके, तो इस बीच में, इस केस में, इस सिचुएशंस में क्या होगा? तो वही कहा जाता है कि टायरनी ऑफ अनइलेक्टेड है ये चीज़। अब बात करते हैं जो इसके रिस्पॉन्स में केशवानंदा भारती केस के काउंटर में कह लें या फिर ओवरटर्न करने के लिए इसके जजमेंट को, जो उस समय की जो हमारी रूलिंग पार्टी थी, उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करती है, पारित करती है। क्या था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? इसके मेजर पॉइंट जो केशवानंदा भारती केस के जजमेंट को ओवरटर्न करती है, उन पॉइंट्स की हम चर्चा करते हैं। तो इसमें दो पॉइंट को इंट्रोड्यूस किया गया संविधान के अंदर। उसमें आर्टिकल 368 क्लॉज 4 और आर्टिकल 368 क्लॉज 5, ये क्या चीज़ें थी? एक्चुअल में ये दोनों जो आर्टिकल्स थे वो सीधा सीधा क्लियर कट कर दे रहे थे कि पार्लियामेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करे, कोई भी संविधान में संशोधन कुछ भी करे, उस पर जुडिशरी को पावर नहीं है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सके। यानी पूरी की पूरी जजमेंट को ही ओवरटर्न किया गया। एक कह सकते हैं कि फुल्ली बाइज्ड थी ये दोनों अमेंडमेंट। इसके बाद एक और इसमें चेंज किया गया कि 31C जो था, उसमें कहा गया था कि कुछ डीपीएसपी होंगे जो 1490 और 21 का वायलेशन होगा, तो उसको भी चेक करने का पावर, जो वायलेशन है या नहीं है, इसको चेक करने का पावर कोर्ट को होगा। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इस बात को भी कहा गया कि जो 39B 39C में कुछ भी लॉ है, कोई भी कानून लिखा हुआ है, और वो अगर 14, 19 और 21 का वायलेशन कर रहा है, तो इस बात को चेक करने का पावर जुडिशरी के पास नहीं होगी। यानी जुडिशरी इस बात को चेक नहीं कर सकती है कि वो वायलेशंस कर रहा है या नहीं कर रहा है।
तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में केशवानंदा भारती के जजमेंट को ओवरटर्न करने के लिए जो ये मेजर चेंजेस थे। अब इन सब बातों को कह सकते हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने के लिए नेक्स्ट जो केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में 1980 में मिनर्वा मिल्स और यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से हम उसको जानते हैं। इसमें क्या चेंजेस आते हैं उसकी बात करते हैं। मिनर्वा मिल्स मामले में पहली जजमेंट तो यही दी गई कि जो पार्लियामेंट के द्वारा 368 क्लॉज 4 और 368 क्लॉज 5 लाया गया है, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान की मर्यादा के खिलाफ है। इसके बाद दूसरा जो दिया गया कि उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया कोर्ट ने इस केस में कि जो जुडिशल रिव्यू है, जुडिशरी के पास पावर है किसी भी लॉ को चेक करने का, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इट कैन नॉट बी टेकन अवे, इसको आप वापस नहीं ले सकते हैं। और उन्होंने तीसरा जो स्टेटमेंट दिया कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, वो एक लिमिटेड पावर है, कुछ लिमिटेशंस के अंदर ही रहकर वो काम करेगी। तो ये मेजर चेंज इसमें कह सकते हैं कि एक पूरा क्लियर कट हो जाता है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 तक आते आते कि पार्लियामेंट क्या क्या पावर है उसके पास संविधान संशोधन को लेकर, और कोर्ट के पास क्या क्या पावर है जुडिशल रिव्यू को लेकर। इसके बाद जो शेड्यूल 9 का मामला रहा, जैसे पहला ही संविधान संशोधन में 31B में शेड्यूल 9 को इंट्रोड्यूस किया गया, और शेड्यूल 9 के बारे में हमने बात किया था कि कोई भी लॉ अगर शेड्यूल 9 में रख दिया जाए तो उस पर जुडिशल रिव्यू आर्टिकल 14, 19 और 31 अप्लाई नहीं होगा। तो इस मामले को सॉर्ट आउट कैसे किया गया, इस मामले को कैसे सुलझाया गया, उसकी बात करेंगे। तो उसके लिए जो केस जाता है 2007 में IR कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, और इस केस में बात किया गया कि जो शेड्यूल 9 को ब्लैंकेट इम्यूनिटी प्राप्त है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ वगैरह अगर शेड्यूल 9 में रख दे तो उस पर जुडिशल रिव्यू अप्लाई नहीं होगा, तो शेड्यूल 9 के ब्लैंकेट इम्यूनिटी को ख़त्म कर दिया गया। और दूसरा स्टेटमेंट इस केस में दिया गया कि जो शेड्यूल 9 के जितने भी लॉज हैं उसमें जितने भी लिखे हुए, जैसे अभी प्रेजेंटली में आई थिंक 285-86 के आसपास लॉज हैं, तो वो सारे लॉज को जुडिशरी चेक करेगी कि आर्टिकल 14, 19 और 21 का वायलेशंस तो नहीं है, यानी जुडिशल रिव्यू करेगी अंडर आर्टिकल 14, 19 और 21 के वायलेशंस को चेक करने के लिए। और इसको बेसिक स्ट्रक्चर बताया आर्टिकल 14, 19 और 21 जो है भारतीय संविधान का, कोर्ट ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो 1951 और 67 कह सकते हैं 1980 तक आते आते जो जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट का ये कॉन्फ्लिक्ट रहा, उतार चढ़ाव रहा, ये कहीं ना कहीं मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है। और 2007 तक कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक बैलेंस व्यू रहा, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश हो जाता है। हमने सुप्रीम कोर्ट के केसेस को एक आसान शब्दों में थोड़े थोड़े समय में एक बुलेट पॉइंट्स की चर्चा की। आगे भी कुछ तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो की लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर डिस्कशन।